नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत जानदार, बहुत शानदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों की होली बहुत बेहतरीन बनी होगी और आपने अब ठान लिया है कि इस दिवाली से पहले हमें सिलेक्शन ज़रूर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी सिलेक्शन की राह को आसान बनाने के लिए आरडब्ल्यूए का पूरा परिवार आपके साथ है। तो भाई आ जाओ, जल्दी से क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, तो नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, प्रणाम, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग है और सभी प्यारे बच्चों को ढेरों आशीर्वाद, ढेरों प्यार। तो आइए भाई, आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। क्लास के साथ सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ भाई, बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और अब हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लियर? हाँ, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को, नमस्कार। तो इसका मतलब सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं और सबके अंगूठे, सबके हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए भाई, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक आप लोगों का चल रहा था नर्वस सिस्टम। हम लोग बात कर रहे थे आपके ब्रेन की। नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग बात कर रहे थे आपके ब्रेन की। तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे। तो जो तंत्रिका तंत्र है आप लोगों का, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो ब्रेन है, आ जाओ जल्दी से। हाँ, इस बैच से एसएससी जीडी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप साइंस की बात कर रहे हो तो बहुत एडवांस लेकर चल रहे हो इस बैच में तो आप। ठीक है, डायग्राम वाली क्लास इस संडे नहीं हुई थी क्योंकि इस संडे में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस संडे होगी। जो ये संडे आएगा, इस संडे उससे कंटिन्यू होगी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम में मैं आपको आपके मस्तिष्क के बारे में पढ़ा रही थी। हम लोग बात कर रहे थे हमारे ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के बारे में जब हमने बात करी तो हम बात कर रहे थे अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, हम लोग ब्रेन का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे थे? अग्र मस्तिष्क। हम लोग पिछली क्लास में अग्र मस्तिष्क की बातें कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन या प्रोसिनसेफेलोन के नाम से भी इसको जानते हैं। मैंने आपको बताया था। अब फोर ब्रेन के भी कई पार्ट थे, यानी 3 भाग मैंने आपको इसके बताए थे। इनमें से सबसे पहले वाले भाग की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहला भाग था सेरिब्रम। तो हम लोग सेरिब्रम की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क। बेटा इसको ना हिंदी में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क। हिंदी में इसको हम अनुमस्तिष्क नहीं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, या कई बार ये आप लोगों को सेरिब्रम के नाम से ही मिलता है पेपर में। ऐसे ही लिखा मिलता है सेरिब्रम, या बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ये प्रमस्तिष्क के नाम से भी मिलता है। ठीक है, और आपको आज या कल तक जो हिंदी के नाम वाली पीडीएफ थी ना, हड्डियों के हिंदी नाम वाली पीडीएफ, वो मैं वर्कशीट नाम का जो एक फोल्डर बनवाकर उसमें अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलो आओ, अब हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। मैंने आपको इसके बारे में बहुत से पॉइंट पिछली क्लास में बताए थे। मैंने कहा था कि आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम जो होता है। ठीक है, कल क्लास क्यों नहीं हुई थी ये बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल जो यूपी पुलिस के सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, उनका मेडिकल चल रहा था और हम प्री मेडिकल करा रहे थे बेटा। ठीक है, हाँ, मंडे में क्लास इसलिए नहीं हुई थी, मैं सब बच्चों को बता देना चाहती हूँ। क्योंकि कल यूपी पुलिस के जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका प्री मेडिकल चल रहा था आरडब्ल्यूए ऑफिस में। तो बच्चे जो थे वो लगभग 2000 के आसपास थे और उन बच्चों का प्री मेडिकल हमारी टीम करा रही थी। तो लड़कियों की जो टीम थी, जिसमें लगभग 400 के आसपास, 400 450 के आसपास लड़कियां थी, उनका प्री मेडिकल मैं करवा रही थी। तो लड़कियों की टीम के लिए मैं थी वहाँ, बाकी बॉयज़ की टीम के लिए आपके दूसरे टीचर्स थे। इसीलिए मैं आपकी कल क्लास ले नहीं पाई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तबीयत खराब नहीं है, तबीयत तो ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि कल बच्चों का प्री मेडिकल चल रहा था, तो लड़की वाली टीम के साथ मुझे रहना पड़ा और उनका प्री मेडिकल मुझे डॉक्टर्स के साथ मिलकर कराना पड़ा, इसलिए कल क्लास हम लोग आपकी नहीं ले पाए।
आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम जो कि आपके अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि आपके पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसी में आप लोगों की बुद्धि होती है, आईक्यू। जिसका सेरिब्रम जितना ज्यादा विकसित, उसके अंदर बुद्धि भी उतनी ही ज्यादा विकसित होती है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि सेरिब्रम के अंदर कुछ पालियां बनी हुई होती हैं, कुछ लोब्स होती हैं, हम उन लोब्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आइए मैं आप लोगों को उन लोब्स के बारे में चीजें जो हैं वो बताकर चल रही थी। तो मैंने कहा था कि आपके सेरिब्रम के अंदर जो सबसे पहली लोब थी वो कौन सी थी? फ्रंटल लोब, जिसको आप लोग ललाट पाली के नाम से भी जानते हो, या इसी को अग्र लोब के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या काम करती है? मस्तिष्क का यह क्षेत्र हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, ये हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। पर्सनैलिटी में चलना, बोलना, खाना, व्यवहार आप लोगों का, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जिन लोगों की पर्सनैलिटी से आप प्रभावित होते हो, उन लोगों का सेरिब्रम बहुत ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, आगे हमने बात करी आपका निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी डिसीजन मेकिंग पावर जो आपके अंदर है। आपको कोई भी कंडीशन आपके सामने रख दी जाए और आप लोगों को उस कंडीशन के लिए जो भी निर्णय लेना हो, वो आप जो लेते हो वो होता है आप लोगों का इसी पाली के द्वारा नियंत्रित। जैसे कल हमारा यूपी पुलिस का अगर प्री मेडिकल हो रहा था, तो मैंने कुछ बच्चियों से सवाल करा कि अगर आप लोगों की जो ड्यूटी है वो एक मेले में लगा दी जाए, मेला जो कि भीड़ से भरा हुआ है, उस मेले में एक चैन झपटने वाला चोर आ गया है, उस चोर ने आपके सामने एक महिला की चैन झपट ली है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने बच्चों से अलग अलग बच्चियों से सवाल पूछे, बच्चियों ने अलग अलग तरीके के जवाब दिए। तो आपकी ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, वो इसी पाली के द्वारा होती है। ठीक है, उधार रखा है भगवान, मुझे हिसाब मांगता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे मैंने कल आपको देखा था मैम, चंचल बोल रही हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल देखा होगा, है ना। तो आप लोगों की निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो इसी लोब के द्वारा होगी। पेपर में प्रश्न आएगा कि हमारे मस्तिष्क की कौन सी पाली है या मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमारी निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, तो आप कहेंगे फ्रंटल लोब। आगे हमने बात करी कि हमारी शारीरिक गतिविधियों से भी यही जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों की जो फिजिकल मूवमेंट होती है वो भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सारे काम होते हैं आपकी फ्रंटल लोब के। दूसरी लोब है पैरेटल लोब, पार्श्विक पाली या पार्श्विक भाग जिसको कहते हो। ये क्या काम करती है? यह क्षेत्र इस बात से संबंधित है कि हम अपने शरीर में दर्द और स्पर्श को किस प्रकार महसूस करते हैं। जैसे आपको किसी ने चूटी काटी, ऐसे ऐसे तो आपको दर्द होता है। आपको किसी ने पत्थर मारा, तो आपके शरीर के अंदर जो आपको दर्द होता है, पत्थर मारते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाली पाली भी आपका दर्द फील कराती है। ठीक है, तथा वस्तुओं की पहचान भी किस प्रकार करते हैं? आपको वस्तुओं की जो पहचान होती है वो भी इसी पाली से होती है। जैसे आप अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलते दोस्तों, आपको अपने घर का रास्ता हमेशा याद होता है, आपको अपने घर का डिजाइन हमेशा याद होता है, आपको अपने घर में हर चीज पता होती है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो आप अपने घर में चीजों को लेकर परेशान नहीं होते और भूलते नहीं है बेसिकली। तो ये सारी चीज आपके दिमाग में जो रहती हैं वो इसी पाली के जरिए रहती है। ठीक है, अगली पाली की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दिस एरिया इज इन्वॉल्व विद हाउ वी परसीव पेन एंड टच इन आवर बॉडी एज वेल एज आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को पहचानने में भी ये मदद करता है। क्लियर है ना? चलो आओ आगे। न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? न्यूरोलॉजी में आप लोगों का ब्रेन, आपकी स्पाइनल कोड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं बेटा, पहली क्लास में बताया था, है ना। चलो आओ आगे बात करेंगे। अगली पाली है तीसरे नंबर की, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल जिसको कहते हैं पश्च कपाल पाली हिंदी में, है ना। ये क्या करती है? हमारे मस्तिष्क के पीछे स्थित ऑक्सीपिटल लोब हमारी दृष्टि से जुड़ा हुआ होता है। दृष्टि बेटा आप लोगों को, जो आपकी आंखें हैं उनसे संबंधित होता है। आपकी जब आप चीजों को देखते हो, जैसे अभी कई बच्चे क्लास को देख रहे हैं, अभी कई बच्चे जैसे मैं ऐसे करूंगी हेलो, तो मेरे हाथ को देख रहे हैं, तो आपकी दृष्टि से जुड़ा हुआ भी होती है ये जो लोब होती है। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे ऑक्सीपिटल लोब जो होती है ये क्या काम करती है, तो दृष्टि से जुड़ी हुई होती है। क्लियर? ये विजन से संबंधित होती है। विजन से संबंधित आपका मध्य मस्तिष्क भी होता है और साथ में अग्र मस्तिष्क की ये पाली भी होती है। तो कभी भी आपको पेपर में प्रश्न आए कि अग्र मस्तिष्क की कौन सी पाली या सेरिब्रम की प्रमस्तिष्क की कौन सी पाली
दृष्टि से संबंधित है। तो आप आंसर लगा के आओगे पश्च कपाल या फिर ओजिपिटल लोब जो होती है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, इंग्लिश में भी बिल्कुल सेंटेंस हम लोग रीड कर रहे हैं। क्लियर? आ जाओ आगे बात करेंगे, है ना। तो लोकेटेड एट द बैक ऑफ आर ब्रेन, द ऑक्सीपिटल लोब इज इन्वॉल्व विद आर विजन, ये हमारे विजन से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग कि ये आप लोगों की जो पालियां थी, है ना, इनके बारे में हम लोगों ने क्या करना है, बात करनी है। अगली जो लोब है आप लोगों की टेम्पोरल लोब, तो 4th नंबर पर आप लोग पढ़ रहे हो आपकी टेम्पोरल लोब के बारे में, जिसको कहते हैं लौकिक पाली। ये क्या काम करती है, मस्तिष्क का यह क्षेत्र हमारी गंध, जब हम स्मेल लेते हैं, जैसे आप कोई फूल सूंघ रहे हो, किसी के घर कोई खाना बन रहा है, स्मेल आपको आ रही है, भाषण देते हो आप, जो बोलते हो चीजों को, जब आप किसी को बोलते हो, स्पीच देते हो, लय और स्मृति से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आप लोगों की याददाश्त, आप लोगों की जो प्यारे बच्चे मेमोरी है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि फोन क्लास में बेटा बजते ही रहते हैं। दिस एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व विद आर सेंस ऑफ स्मेल, बेटा आप लोगों की स्मेल से जुड़ा हुआ है, स्पीच आपकी बोलने की क्षमता से जुड़ा हुआ है, रिदम आपके अंदर जो भी रिदम, जिस लय से आप काम करते हो, कोई बंदा है एक किसी काम को बड़े धीरे धीरे करता है, कोई बंदा है किसी काम को बड़ा तेज करता है, एक व्यक्ति बिल्कुल सही करता है, ना तेज ना कम, तो जिस स्पीड से आप चीज़ों को करते हो वो आपकी रिदम है। एंड आर मेमोरी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोले तो मतलब ऐसी चीज़ें जो थोड़े टाइम के लिए आपको याद रहती है, जैसे अभी आप रट्टा लगाते हो पेपर के लिए, आज जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आज आपको याद रहेंगी ये सारी चीज़ें, कल परसों थोड़े एक हफ्ते बाद आप सब चीज़ें भूल जाओगे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कैसे परमानेंट मेमोरी में बदलें, तो वो आप रिवीजन के जरिए करते हो। आप जब बार बार दोहराते हो चीज़ों को, तो तब वो आपको याद होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने शॉर्ट टर्म आपको याद रहती हैं, जैसे आज मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, 10 दिन बाद मैं आपको पूछने लगूँ ना कि कौन सी लोब का क्या काम था, तो शायद आप भूल जाओगे, लेकिन जब आप इनको डेली रिवाइज करते चलोगे तो 10 दिन बाद भी आपको याद रहेगा। तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो टेम्पोरल लोब के अंदर ही जाकर क्या होती है, समाती हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब आपको कभी भी पूछे कि मैम परमानेंट जो होती है, जो हम लोगों की परमानेंट मेमोरी होती है, वो कहाँ पर संचित होती है? स्थायी मेमोरी जो होती है हम लोगों की, स्थायी याददाश्त जो होती है वो हिपोकैम्पस लोब के अंदर होती है। कहाँ होती है? हिपोकैम्पस लोब होती है, हिपोकैम्पस। ठीक है, हिपोकैम्पस लोब के अंदर होती है वो, हिपोकैम्पस पाली, इसके अंदर रहती है हमारी स्थायी मेमोरी। ठीक है, हमारी स्थायी मेमोरी इसके अंदर रहती है, हिपोकैम्पस के अंदर। तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कहाँ रहती है? लौकिक पाली में। प्रश्न आएगा कि हमारे मस्तिष्क की कौन सी पाली है जहां पर अस्थायी याददाश्त या आप लोगों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अल्प विकसित स्मृति जो होती है, वो कहाँ पर रहती है? तो आप कहोगे ये लौकिक पाली या फिर टेम्पोरल लोब में। लेकिन पूछ ले परमानेंट जो होती है वो कहाँ होती है? तो परमानेंट जो होती है वो होती है हिपोकैम्पस में। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। बेटा मैंने सिर्फ ये 4 लोब हैं जिनके काम आप लोगों को बताए हैं। एक ये रही फ्रंटल लोब, दूसरी प्यारे दोस्तों ये रही पैरिटल लोब, ठीक है, और तीसरी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है वो रही थी ऑक्सीपिटल, और अब मैंने आप लोगों को बताई है टेम्पोरल। तो ये 4 लोब आपके अग्र मस्तिष्क में होती हैं। अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग सेरिबेलम, उसमें होती है। यहां से इतनी चीजें आपको पढ़नी है। आ जाओ बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के दूसरे हिस्से की। आ जाएंगे सभी बच्चे और बात करेंगे आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके दूसरे हिस्से की। तो
अग्र मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा था ये आपने कर लिया कवर। अब अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा होता है थैलेमस। तो आइए दोस्तों बात करते हैं थैलेमस के बारे में। मैम ये थैलेमस क्या करता है? तो आपके अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा होता है थैलेमस। इसका क्या काम होता है? तो थैलेमस आप लोगों को दर्द का एहसास कराता है। हाँ दोस्तों, ये भी आपको दर्द का एहसास कराता है। तो इसके दो काम, इसके दो वर्क होते हैं। पहला, ठंडा और गर्म का, ठंडा व गर्म का एहसास कराना। तो ये आप लोगों को ठंडे और गर्म का एहसास कराता है। ठीक है, यानी कि जब आप लोगों ने चाय पी है तो आपको गर्म लगती है, सिप लेते हो। आपने आइसक्रीम खाई है, आपको ठंडी लगती है। तो जब आप ठंडे और गर्म की पहचान करते हो, वो होता है आप लोगों का थैलेमस के जरिए। एक चीज होती है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बनाना, वो हाइपोथैलेमस करेगा। ठीक है, तो कभी भी पूछे कि हम जब ठंडे और गर्म की पहचान करते हैं, हम फील करते हैं, जैसे आप बाल्टी में नहाने गए, आपकी बाल्टी में गर्म पानी है, आपने हाथ डालकर देखो तो आपका हाथ जल गया, आपको फील हुआ ना बहुत गर्म है। आपने अपनी बाल्टी में पानी रखा तो वो बहुत ही ठंडा है। आप किसी नदी में नहाने गए तो वहां आप कूदे नदी में तो आपको फील हुआ पानी तो बहुत ठंडा है। तो ये ठंडा और गर्म की जो पहचान करा रहा है वो आपके अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा हिस्सा है थैलेमस, वो करा रहा है। अच्छा मैम, क्या काम है इसका? तो आप लोग बताओगे, फीलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड, या मैं उल्टा उल्टा लिख दे रही हूँ, आप लिखेंगे कोल्ड एंड हॉट। ठीक है, तो आप लोगों को ये फीलिंग कराता है ठंडे और गर्म की दोस्तों। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि ठंडा और गर्म जो होता है, इसकी जो हम लोग फीलिंग लेते हैं, हमें जो महसूस होती हैं चीजें, ठंडी है गर्म है, वो कौन कराता है? आप लोग बताते हो, थैलेमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मैम इसका दूसरा काम क्या हो जाता है। थैलेमस का दूसरा काम क्या हो जाता है? तो दूसरा काम होता है दोस्तों इसका कि ये आप लोगों को फिजिकली पेन का एहसास भी कराता है। तो जो थैलेमस होता है, आपके मस्तिष्क का जो दूसरा हिस्सा है थैलेमस, इसका और क्या काम होता है? तो थैलेमस जो होता है ये आपको क्या कराता है दोस्तों? शारीरिक दर्द का एहसास कराता है। शारीरिक दर्द का एहसास। ठीक है, शारीरिक दर्द का एहसास कराता है। क्या कराता है दोस्तों? फिजिकल पेन आपको फील कराता है, फिजिकल पेन। तो ये आप लोगों को फिजिकल पेन कराता है, फील। आप लोगों को कभी भी फिजिकल पेन होता है, उसको फील कराने का काम करता है आप लोगों का थैलेमस। मैम फिजिकल पेन कैसे? जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें सुई लगाता है ना? सुई लगाता है डॉक्टर, तो तुम्हें होता है दर्द। सुई से क्यों डरते हैं बच्चे इतना? सुई से हम बड़े लोग भी डरते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर सुई इंजेक्शन में दवाई भरता है ना, तो वैसे वैसे हमें डर लगता रहता है कि आ लिया डॉक्टर, आ लिया, अब लगाएगा। तो मतलब वो दर्द होता है हमें, है ना? आप लोगों को जब कभी भी कोई चोट लगती है, डॉक्टर उसमें स्टिचिंग करता है, डॉक्टर उसमें टांके भरता है, तो दर्द होता है। आपको कोई पत्थर मार दे, आपका कोई नाखून उखाड़ दे, आपको कोई जला दे, तो भाई कितना पेन होता है। तो ये होते हैं फिजिकल पेन, इनको फील कराता है आपके मस्तिष्क का थैलेमस वाला भाग। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आप लोगों का थैलेमस जो है ये आपके मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है थैलेमस। ठीक, तो ये आप लोगों को क्या कराता है? दो काम। एक तो मैंने कहा ठंडा और गर्म की आपको एहसास कराता है, दूसरा ये आपके शारीरिक दर्द को भी फील कराता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? क्लियर? ये नहीं हो तो मैम, तो फिर आप लोगों को ठंडे और गर्म की फीलिंग ही नहीं आएगी। आप लोगों का अगर थैलेमस काम नहीं करेगा तो आप लोग ना तो दर्द फील कर पाओगे और ना ही ठंडा और गर्म फील कर पाओगे। आओ आगे बात करते हैं आपके अग्र मस्तिष्क के तीसरे हिस्से की। तो अभी तक अग्र मस्तिष्क के दो हिस्से आपने पढ़ लिए, तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। तो आपके अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है वो है हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ही आपके अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं।
अच्छा, हाइपोथैलेमस जो होता है मैम, इसके बारे में अब हमें बताएं कि ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, ये आपके दिमाग का सबसे खतरनाक हिस्सा है, सबसे खतरनाक भाग है ना। सुन्न की गई सुई लगाते हैं तब थैलेमस पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि आप लोगों के जो न्यूरॉन है वहां के, वो क्या हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो वहां से तो सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल आगे फ्लो नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको दर्द फील कराया जा रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया के जो न्यूरॉन है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, वहां के सेंसेस रोक दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ के सेंसेस आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस पर्टिकुलर एरिया में फिर आप लोगों को दर्द फील नहीं होता है। ठीक है, ये रीजन होता है जब सुन्न कर देते हैं। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। हाँ, जब पागल हो जाते हैं तो आपके दिमाग का पिछला हिस्सा खराब होता है। अभी बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग पागल होते हो। दिमाग के अंदर आपके जो दिमाग के हिस्से हैं वो कई अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रोल रखते हैं आप लोगों का। अगर कोई है जो अच्छे से बोल नहीं पा रहा, हम उसे भी पागल कह देते हैं। जो बोल नहीं पा रहा है उसका क्या होगा प्यारे बच्चे, जो मध्य मस्तिष्क है वो डैमेज है, क्योंकि वही बोलने में और हमें सुनने में मदद करता है, चीजों को देखने में मदद करता है। तो अलग अलग हिस्सों से अलग अलग चीजें हैं जो प्रभावित होती हैं। अभी हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है ना, सबसे खतरनाक हिस्सा है आपके ब्रेन का। सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो हाइपोथैलेमस है, इसको कहते हैं थर्मामीटर ऑफ बॉडी। थर्मोमीटर ऑफ बॉडी, इसको कहा जाता है थर्मामीटर ऑफ बॉडी। प्रश्न आया है पेपर में, पीवाई क्यों है लिख रही हूँ। ठीक है, हमारे शरीर का तापमापी किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं शरीर का तापमापी। इसी को शरीर का तापमापी कहते हैं। ये प्रश्न आया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमापी कहा जाता है, तो इसी को कहते हैं हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये। आपकी बॉडी का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है, बताएगा कोई बच्चा। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, ये भी आपको प्रश्न पेपर में पूछा गया था। मैं आपको पीवाई क्यों लिख रही हूँ इस पर भी। हमारे शरीर का, मानव शरीर का सामान्य तापमान किस रेंज तक होता है, ये पिछले वर्ष आपको पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये तो फॉरेनहाइट में हो गई वैल्यू, कई बार सेल्सियस में भी पूछ लेता है, तो आप लोग बताकर चलते हो। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो आपने बताना है 37 डिग्री सेल्सियस, देन आपने बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको बुखार कहते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो उसे बुखार कहेंगे, फीवर। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको बुखार हो गया है फिर। ठीक है, और 100 डिग्री पर अगर बुखार है, 100 से ऊपर जैसे बुखार होता है तो वो हाई ग्रेड फीवर फिर माना जाता है। 102 103 बुखार बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर इतना रहता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है हाइपोथैलेमस। जब हमारे अंदर किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें बुखार आता है, तब वो इन्फेक्शन हमारे मस्तिष्क के इस पार्ट को ही प्रभावित करेगा। यानी ये अपना कंट्रोल खो देता है और टेम्परेचर धीरे धीरे आपकी बॉडी का बढ़ता रहता है। उसी को कहते हैं बुखार, उसी को कहते हैं बुखार। ठीक है, कम हो तो थोड़ा बहुत कम तो चल जाता है, बुक की लैंग्वेज है, बुक में आपको इतना दिया हुआ होता है, बट कई बार हमारे बॉडी का टेम्परेचर 96 भी होता है, 97 भी होता है। तो नॉर्मल एक रेंज है जो फिक्स की गई है आप लोगों के लिए, पेपर में आपको इतना याद करना है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए, 96 से 98 के बीच में रहना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। आशीष कुमार जी क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बाकी आपकी जो मर्जी आपको करना है आप कर सकते हो, आपका ही है पूरा परिवार। ठीक है, चलो अब आओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे कि हमारा ये जो हाइपोथैलेमस है इसके और क्या काम होते हैं।
ये हाइपोथैलेमस एक तो मैंने बताया टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, शरीर का तापमापी इसीलिए कहते हैं इसको। इसका दूसरा काम क्या होता है हाइपोथैलेमस का? तो अभी हम हाइपोथैलेमस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसको आपके शरीर का एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसी को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि यही है आपके शरीर की मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर की भी मास्टर है ये। इसी को कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्रंथि। आपके शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी मानी जाती है। बड़ी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबको कंट्रोल करती है। जैसे आपके घर में सबकी मास्टर आपकी मम्मी है, मम्मी पापा को भी कंट्रोल करती है, मम्मी हमें भी कंट्रोल करती है, तो मम्मी सबसे बड़ी है ना। वैसे ही आपके पूरे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल करता है, आप बताते हो ये। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे घर के मास्टर पापा है, लेकिन पापा से भी बड़े मास्टर है हमारी मम्मी, तो मम्मी हो जाती है मास्टर्स ऑफ मास्टर और पापा हो जाते हैं मास्टर ग्लैंड। क्लियर है ना? सैरिब्रम, सैरिब्रम बेटा जी, सैरिबेलम और सैरिब्रम दोनों अलग हैं। ये तो देखो, ये सैरिब्रम है, सैरिब्रम, और जो आप बता रहे हो सैरिबेलम, वो अभी पश्चिम मस्तिष्क में आएगा। तो सैरिब्रम और सैरिबेलम मैंने कहा था आप लोगों को कि दोनों को अच्छे से याद करना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये सैरिब्रम था अग्र मस्तिष्क का भाग। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क, तब पढ़ाऊंगी आपको सैरिबेलम। तो ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये प्यारे बच्चों आप लोगों के शरीर के अंदर और भी बहुत काम करता है, जो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारे अंदर भूख, आपको भूख लगती है, आपके पेट में गुड़गुड़ होती है ना। गाना तो तुमने सुना ही है, हमारे पेट में हो रही गुड़गुड़, मैंने पिया जी को बताया, हमारा बलमा बड़ा सयाना ठंडा कोको कोलो लायो। तो जब तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है तो तुम्हें भूख लगती है, तो ये सिग्नल दिमाग से ही आते हैं कि कुछ खा के आओ, खाली हो गया है पेट। तो दिमाग से जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो इसी के द्वारा भेजे जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये आपको भूख का एहसास कराता है, ये आपको प्यार का एहसास कराता है। एक बच्चा कह रहा था रोमांटिक वाली फीलिंग कहाँ से आती है, यही है जिम्मेदार रोमांटिक फीलिंग के लिए भी। आपको प्यार का एहसास कराता है, आपको प्यास का एहसास कराता है, आपको ये क्या कराता है, आप लोगों को जब भी कभी किसी पर गुस्सा आता है उसका एहसास कराता है। तो लिख लीजिए, यह है भावनाओं का केंद्र होता है। भैया मेरा केंद्र है, ये समझ लो, यह भावनाओं का केंद्र होता है। तो आपको प्रश्न आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। तो आप लोग बताएंगे इट इज द सेंटर ऑफ फीलिंग। तो ये फीलिंग्स का सेंटर होता है। मैम कौन कौन सी फीलिंग्स का सेंटर होता है, कौन कौन सी फीलिंग होती है इसके अंदर? तो आप लोग बताते हो कि भाई, आप लोगों को मैं डब्बे में बंद करके लिख रही हूँ, कभी भी पूछे भूख, हंगर, है ना, जब भूख सताए, है ना, जब हंगर सताए, तो आपने ऐड तो देखा ही है ना भाई? क्लियर? तो आप लोगों को क्या कराता है, ये भूख की फीलिंग कराता है। दूसरा, आपको जब कभी भी प्यास लगी है, ठीक, प्यास, थर्स्ट आपको लगी हुई है, आपको कभी भी प्यास लगी है। तीसरा, आप लोगों को किसी से प्यार हुआ है, ठीक है, लव, आपको किसी से भी लव, कोई भी आपको अच्छा लगता है देखकर, कई बार हम दिल से जोड़ते हैं उस चीज को। तो दिल विल का कोई खेल नहीं है, ये सारा खेल है हाइपोथैलेमस का। तो दिल विल प्यार व्यार कुछ नहीं है, सारा खेल जो आपके दिमाग का है, अपने दिमाग को सेंटर में रखो तो सारी चीजें सेंटर में रहेंगी। तो ये हाइपोथैलेमस का खेल होता है सारा का सारा। फोर्थ, आपको पूछे घृणा, अगर किसी से आपको घृणा है, हेट, आई हेट यू, राज आई हेट यू, तुमने डायलॉग तो सुने ही होंगे। और आपको पूछे कभी भी कि, एक पांचवी फीलिंग यहाँ लिख रही हूँ, आपको कभी भी पूछे किसी पर एंगर आप लोग हो रहे हो, एंग्री मैन,
एंग्री, यानी कि आपको किसी पर भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी जो फीलिंग होती हैं आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। चोरी करने का भी यही एहसास कराता है। क्लियर। तो ये आप लोग का दिमाग है जो ये सारी चीजें करता है ना। प्लेट डाउन कैसे होती है? डेंगू में प्लेट डाउन होती है बेटा। डेंगू का वायरस हमारी प्लेटलेट्स पर अटैक करता है, उसको खाता है, इसीलिए प्लेटलेट्स कम होती चली जाती हैं। ठीक, अच्छा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग समझ नहीं आया। अब आओ इधर बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से आप लोगों ने सारी चीजें, इनमें से कुछ भी पूछा जाए, प्यार व्यार तो वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन भूख बहुत पूछा जाता है, प्यास बहुत पूछा जाता है, या जर्नली एक क्वेश्चन आता है कि हमारी भावनाओं का केंद्र किसको कहते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारी भावनाओं का केंद्र होता है, तो आप लोग कहते हो हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत हो रही है, इसको सही कर लो भाई। लिखते लिखते मेरा जो दिमाग है वो भी सेंटर से बाहर जा रहा है। तो आप लोगों को ना ऐसे करके सारे जो पॉइंट्स हैं पेपर में आते हैं, तो आप इनको याद करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का जो हाइपोथैलेमस है, इसने सारे कंट्रोल या सारा काम करा आपकी बॉडी के अंदर, या आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, एक बच्चा आप डाउट क्लियर नहीं करते बेटा, एक एक डाउट आपका टेलीग्राम में क्लियर करा है, और मैंने आते ही बताया है आपको कि मैंने आप लोगों को दो चीजें लिखवाई थी। एक तो लिखवाई थी सेरिब्रम, सेरिब्रम को हिंदी में मैंने आते ही कहा है कि इसको प्रमस्तिष्क लिख लेना, आते ही कहा है कि इसको प्रमस्तिष्क लिख लेना, ठीक है। और एक लिखवाया था सेरिबेलम, सेरिबेलम ये आपके अभी पढ़ोगे हिंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का भाग बेटा, इसको कहते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क, इसको कहते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क। तो इनके हिंदी में नाम मैंने उस दिन भी कहा था कि एक बार चेक कर लेना, और आज मैं आपको बता रही हूं कि अगर चेक नहीं करे हैं तो इस तरीके से इनके नाम लिखना हिंदी में। ये होता है आप लोगों का प्रमस्तिष्क, ये होता है आप लोगों का अनुमस्तिष्क। बात क्लियर हो गई? आते ही मैंने आपको कहा था कि इसको लिख लेना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं बेटा? जब आप ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ोगे आपको पीयूष ग्रंथि वहां पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अभी आप टेंशन ना लें कि पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं। क्लियर? तो बेटा मैं आज वही तो बात कह रही हूं कि हिंदी में इनके नाम उस दिन गड़बड़ हुए थे, इंग्लिश में बिल्कुल सही थे, हिंदी में इनके नाम गड़बड़ थे, और मैंने उस दिन कहा था कि एक बार इनके हिंदी में नाम चेक करने हैं। तो आज इनके करेक्शन मैंने आपको करा दिए हैं। सेरिब्रम को कभी भी याद करोगे तो हिंदी में लिखना प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम को कभी भी याद करोगे हिंदी में लिखना अनुमस्तिष्क। इनके नाम हिंदी में आप लोगों को इस तरीके से याद करने हैं। सबके डाउट आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। अब आगे इनसे संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बिल्कुल अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। इनके हिंदी में नाम उल्टे उल्टे हो गए थे, वो आज मैंने आपको करेक्ट कराए, करेक्शन कराया है। समझ में आ गई भाई? और ये बिल्कुल आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ये बिल्कुल आपका पश्चिम मस्तिष्क है, ये बिल्कुल हाइंड ब्रेन का पार्ट है। बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इनके जो नाम है हिंदी में वो एक्सचेंज हो गए थे आपस में, वो एक्सचेंज हो गए थे दोस्तों, आज उसको सही कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि मैम अगला आप लोगों, आपने जो हमें ये पूरा अग्र मस्तिष्क था, इसके तीनों पार्ट बताए, सेरिबेलम जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, आपने हमें थैलेमस के बारे में बताया, हाइपोथैलेमस के बारे में। आ जाइए अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। अब बात करेंगे हम लोग मिड ब्रेन की, यानी कि अब बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क, बात चलेगी मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है। आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे छोटा मस्तिष्क या सबसे छोटा हिस्सा यही होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसके कितने पार्ट से? दो, एक तो था सेरिब्रम या सेरिब्रल पंडिकल जिसको आप बोलते हो,
सेरिब्रल पंडिकल, एक तो ये पार्ट था भाई इसका, सेरिब्रल पंडिकल। सेरिब्रल पुंडिकल ये एक पार्ट था इसका। और दूसरा पार्ट कौन सा था दोस्तों? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। होली के बाद तुम सब कुछ भूल चुके हो। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका पार्ट था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका नाम था। दो पार्ट थे। अच्छा मैम ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं? तो ये दोनों के दोनों पार्ट जो है मिलकर आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो पहला काम क्या है इन दोनों का? अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का काम करते हैं। आप लिखेंगे कि अग्र मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क जो है उसको जोड़ने का काम करते हैं। अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जो ये होगा आप लोगों का, ये बीच वाला है, तो सबसे आगे वाला मस्तिष्क और सबसे पीछे वाले मस्तिष्क को जोड़ने का काम। जैसे मान लो ये मेरा अग्र मस्तिष्क है, ये मेरा पश्चिम मस्तिष्क है, और ये जो मेरी मुंडी है ये मध्य मस्तिष्क है। आगे वाला मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क, इनमें जो कोऑर्डिनेशन मिल रही है वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा जा रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? है ना, समझ में आई ना बात? चलो, पढ़ाई के लिए होली नहीं खेली, पढ़ाई में दिए, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई में दिए, बहुत बढ़िया। अब आओ आगे बात करते हैं। तो ये क्या करता है? अग्र मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ते हैं ये दोनों मिलकर। ठीक है, आप लोग लिखेंगे जॉइंट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। आपके हाइंड ब्रेन को जोड़ते हैं आपके फोर ब्रेन से। आपके अग्र मस्तिष्क से आपका पश्चिम मस्तिष्क जो है उसको जोड़ने का काम करते हैं दोनों पार्ट। ठीक है मैम, और क्या काम होता है इन दोनों का? तो ये दोनों के दोनों आप लोगों को सुनने में और देखने में भी मदद करते हैं। ये दोनों के दोनों आपको सुनने में और देखने में भी मदद करते हैं। तो एक काम तो दोनों का ये हो गया। एक काम दोनों का कहाँ लिखूंगी? यहाँ चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर खुद लिख देती हूँ। इधर देखो, इन दोनों का काम पहला अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ना। अब ये भी लिखवाया, अग्र मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ते हैं, पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ना, दोनों का काम। ठीक है, यानी कि जॉइंट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। क्लियर? मैम इनका दूसरा काम क्या होता है? तो भाई इनका जो दूसरा काम होता है वो होता है कि ये सुनने और देखने में भी मदद करते हैं। तो बताएंगे ये सुनने और देखने में, सुनने व देखने में सहायक, देखने में सहायक। मतलब कि आप लोग जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो और मैं बोर्ड पे जो लिख रही हूँ आप लोग देख रहे हो, तो दोनों काम अभी एक्टिव है आपका, दोनों काम कर रहे हो। तो दैट्स मीन अभी आपके मस्तिष्क के कौन से पार्ट एक्टिव हैं? सेरिबल पुंडिकल और स्कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दोनों पार्ट अभी एक्टिव है। तो ये क्या करते हैं? सुनने व देखने में सहायक होते हैं। तो आप लोग बताएंगे हेल्प टू वॉच एंड लिसन, हेयरिंग या लिसनिंग लिख लीजिएगा। तो ये आपको मदद करते हैं चीज़ों को सुनने में और चीज़ों को देखने में। उल्टा उल्टा लिख दिया फिर से मैंने, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पहले सुनना लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए हेयरिंग एंड वॉचिंग। तो चीज़ों को देखने और सुनने में मदद करते हैं जो आप लोगों के कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पंडिकल होते हैं। समझ में आ गई बातें सभी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताओ। बुक के लिए बच्चों देखो, अगर आप लोग रेलवे विज्ञान बुक को ऑर्डर करना चाहते हो, अभी भी उस पर 20% ऑफ चल रहा है। वो बुक आप लोगों को कैसे परचेज करनी है? सबसे पहले रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ बुक वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर वो बुक आपको दिखेगी, उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां से आपको वो बुक ऑर्डर कर देनी है।
अभी आपके पास 20% ऑफ के साथ वो बुक है, लगभग 160 के आसपास वो बुक आपको अभी पड़ेगी, लेकिन अभी उस पर 1-2 दिन या आज के लिए जो ऑफर है वो वैलिड है। आगे आने वाले दिनों में वो बुक आपको फुल प्राइजेस के साथ मिलेगी, तो इसीलिए इस ऑफर का फायदा उठाओ और बुक को आप परचेज कर सकते हो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के अंदर, बुक वाले सेक्शन के अंदर जाकर। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आप लोगों के मस्तिष्क का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसको कहते हो आप लोग आपका हाइंड ब्रेन, ये क्या काम करता है। तो बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, बात करते हैं दोस्तों हाइंड ब्रेन की, पश्च मस्तिष्क की। पश्च मस्तिष्क, देखो यहां से जो प्रश्न बनते हैं ना, वो आप लोगों को अग्र मस्तिष्क और आप लोगों का पश्च मस्तिष्क यहां से ज्यादा बनते हैं। अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस बहुत प्रश्न बनते हैं। मध्य मस्तिष्क से बहुत कम बनते हैं, आज तक बने नहीं है मेरे याद में तो, लेकिन पश्च मस्तिष्क का जो पार्ट है यहां से भी आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। आइए, इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम जिसको आप बोलते हो। ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलम जिसको हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क, अब ये भी बताया था, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुमस्तिष्क। क्लियर। अब ये जो सेरिबेलम होता है, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो ये आप लोगों का लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लिटिल ब्रेन, इसको कहा जाता है छोटा दिमाग, छोटा दिमाग। अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम सबसे छोटा जो दिमाग का भाग था या जो सबसे छोटा मस्तिष्क हमारा था वो तो मध्य मस्तिष्क आपने बताया, अब आप यहाँ कह रही हो कि इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं। तो बेटा अगर आप पूरे मस्तिष्क को देखेंगे, उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सैरी क्या है, सेरिब्रम, जिसको आप प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हो, सबसे पहले मस्तिष्क का भाग वो है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है वो यही है। तो सब पहले नंबर पर सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम है और दूसरे नंबर पर सेरिबेलम है। ठीक है, तो इसीलिए सेरिबेलम को कहते हैं छोटा दिमाग, मतलब बड़ा दिमाग हो गया आप लोगों का अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला भाग है जिसका नाम था सेरिब्रम, लेकिन ये दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा भाग है जो दिमाग का घेरता है, तो इसीलिए ये हो जाता है आपका लिटिल ब्रेन। कभी भी पेपर में प्रश्न आए कि छोटा दिमाग मस्तिष्क के किस भाग को कहते हैं, तो आपको आंसर लगाना है सेरिबेलम। ठीक है, आपको आंसर लगाना है दोस्तों सेरिबेलम, है ना, आप लोग बताकर चलोगे सेरिबेलम। आप लोगों को बताना है कि सेरिबेलम जो होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इसको छोटा दिमाग कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको आप लोग ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हो, ट्री ऑफ लाइफ, इसी को कहा जाता है जीवन का वृक्ष, इसी को कहते हैं जीवन का वृक्ष। मैम जीवन का वृक्ष क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये आपकी बॉडी का बैलेंस बनाता है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, ऐसे खड़ी हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं गिर क्यों नहीं रही हूँ। ठीक है मैम, आपने पुंडिकल बताया था, पुंडिकली तो है बेटा, पुंडिकली तो है प्यारे दोस्तों, सेरिबल पुंडिकल वही तो है। ठीक है, क्लास रुक गया है मैम। रोहित बेटा कॉपी पेस्ट मत करो, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, मैं देख पा रही हूँ सामने, मैं सामने देख पा रही हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा दीपक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या, आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है जो आपको मतलब गलत लग रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना, आपसे बच्चे पूछना चाहती हूँ, दीपक था शायद उस बच्चे का नाम, आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज आपको गलत लग रही है। बाकी क्लास बिल्कुल नहीं रुक रही है, क्लास बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो इधर, आपको कभी भी पूछे कि सेरिबेलम जो होता है अनुमस्तिष्क, ये आपका लिटिल ब्रेन है, हमेशा याद रखना। मैम ट्री ऑफ लाइफ किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक पेड़ की तरह, जैसे एक पेड़ है उसका जो तना होता है, उस पेड़ पर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो वो बैलेंस करके चलता है दोस्तों,
है ना, पूरा ट्री जो है अपनी शाखाओं को बैलेंस करता है। वैसे जब आप लोग चलते हो, जैसे आप ऐसे चल रहे हो, या कई बार आप बैठकर उठते हो, या आप लोग खड़े हो तो बैठते हो, तो आपकी बॉडी जो ये बैलेंस करती है अपने आप को, इसी की वजह से करती है। तो आप लोगों का जो सेरिबेलम होता है ये अपने आप को या आपकी बॉडी को बैलेंस कराता है। तो इसका काम आप लोगों को बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो इसके वर्क की बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो आइए अब मैं इसका जो वर्क है वो आपको बताती हूँ कि मैम ये क्या काम करता है। तो दोस्तों इसका काम आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो मैं आपको इसका पॉइंट बता रही हूँ कई बार कई शिफ्टों में पूछा है। तो बताएंगे ये शरीर संतुलन बनाता है, ये शरीर संतुलन बनाता है दोस्तों, ठीक है, शरीर संतुलन बनाता है। क्लियर? तो लिखेंगे इट रेगुलेट बॉडी बैलेंस, इट रेगुलेट बॉडी बैलेंस। तो ये बॉडी बैलेंस रेगुलेट करता है, ये बॉडी बैलेंस बनाता है, मतलब आपके शरीर का संतुलन बनाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा है, मैंने PYQ लिख दिया है, पिछले वर्षों में भी पूछा गया है कि आपके शरीर का संतुलन बनाने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है, ये आपको पूछा गया है। हाँ जी, जीवन का वृक्ष कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये हमारी बॉडी का संतुलन बनाता है, ये तो सही बात है, क्या ये कुछ और काम भी करता है? तो हाँ भाई, ये आपके बोलने की शक्ति को भी कंट्रोल करता है, ये आपकी स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, जब कभी कोई व्यक्ति शराब पी लेता है, तो शराब पीने पर यही है जो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो आपको पेपर में ये भी पूछा है कि जब शराब का सेवन करते हैं हम, तो मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो प्रभावित होता है? तो यही होता है दोस्तों सेरिबेलम। चलिए आइए बात करते हैं और सेरिबेलम के बारे में। तो ये जो सेरिबेलम होता है, ये जो अनुमस्तिष्क होता है, इसके बारे में हमने बात करी कि मैम ये दूसरा काम क्या करता है। इसके वर्क की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका जो दूसरा काम है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है कि यह बोलने में सहायक है, यह बोलने में मदद करता है, बोलने में सहायक है। ठीक है, तो ये बोलने में सहायक है दोस्तों, हेल्प इन स्पीकिंग, हेल्प इन स्पीकिंग, ये बोलने में मदद करता है। आपने देखा है ना, कई लोगों की बोलने की पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह में जो होते हैं, कॉल सेंटर वाले जो हैं वो सारा दिन उनका काम बोलने का, कॉल्स अटेंड करने का होता है। तो जो बंदे अपनी बोली से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, मतलब उनका जो सेरिबेलम है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये बोलने में मदद करता है। मैम इसका तीसरा काम क्या होता है? तीसरा इसके बारे में पॉइंट है कि शराब के सेवन से, आप लिखेंगे शराब के सेवन से यह प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपको पूछता है कि कौन सा पार्ट है जो शराब के सेवन से प्रभावित होता है, आप बताओगे सेरिबेलम। तो लिखोगे इट इज अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल। अल्कोहल जब हम लोग पीते हैं, आप लोगों को पता है शराब पीने के बाद क्या होता है? दो ही चीजें होती हैं, एक तो जबान पटर पटर चलती है भाई, एक तो जबान पटर पटर चलती है, और दूसरा बैलेंस गायब हो जाता है। ऐसे ऐसे, अभी तो कहाँ पी है, अभी तो हिंदी पी है, अभी तो इंग्लिश पीऊंगा, है ना, अंग्रेजी आ जाती है जबान पर, अंग्रेजी, जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, ए हाउ आर यू, बेटा कम विद मी, ऐसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। फिर जैसे हमने कई लोग देखे हैं, तो शराब पीने के बाद दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो बैलेंस गायब हो जाता है, जो कि यही बनाता है सेरिबेलम, बैलेंस गया, लड़खड़ाने लगे, नाली आई, नाली में गिर गए, कोई भी कीचड़ आई, कीचड़ में गिर गए, और भैया जो जबान होती है वो चलने लग जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही दिक्कतें होती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि शराब पीने से ब्लॉक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अब काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ दोस्तों? आपका बॉडी बैलेंस हो गया लूज। ठीक है, अब चलते हैं आपके मस्तिष्क के अगले पार्ट की तरफ। आपके मस्तिष्क का सेरिबेलम से इतना ही आपको याद रखना था। अगर आपका जो पश्चिम मस्तिष्क है, इसका दूसरा भाग, जिसको कहते हैं हम लोग मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जिसको हम MO के नाम से जानते हैं, MO, जिसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की बात करते हैं दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, जिसको शॉर्ट में MO भी बोला जाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा।
तो ये जो मेड्यूला ओब्लंगाटा होता है ये आपके ब्रेन का या आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये भी आपके पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। ये क्या काम करता है? तो लिखोगे यह जैविक क्रियाओं को यह जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये प्रश्न भी कई बार आपको पेपर में पूछा गया है। ये प्रश्न भी आपको कई बार पेपर में पूछा गया है कि हमारी जैविक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है। आप बताएंगे मेड्यूला ओब्लंगाटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना, इट कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है मैम? तो दोस्तों जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है ना, ये दो तरीके की होती है। तो आपकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनको कंट्रोल करता है मेड्यूला ओब्लंगाटा। मैम ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, या ये क्या होती है बायोलॉजिकल रिएक्शन? ये जैविक क्रियाएं जो आपने बताई ये क्या हैं? तो वो क्रियाएं जो जीवों के द्वारा की जाती हैं। जीव मतलब सजीवों के द्वारा की जाती हैं। जैसे हम सब सजीव हैं, हम खाना खाते हैं तो खाने का पाचन होता है, हम श्वसन की क्रिया करते हैं, हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, हमारे दिल के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। हम लोग जो हैं दोस्तों क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम है जो काम कर रहे हैं। जैसे हमारा पाचन प्रणाली है, हमारी श्वसन प्रणाली है, हमारी परिसंचरण प्रणाली है, हमारे शरीर में हमारी हड्डियां हैं, वो कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कई बार हमें हिचकियाँ आती हैं, कई बार हमें उल्टियाँ आती हैं, कई बार हमें छींक आती है, कई बार हमें खांसी आती है, कई बार हमें डकार आती है, उबासी आती है। ये सारी क्रियाएं यही कंट्रोल करता है। तो भाई ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैविक क्रियाओं को। और जैविक क्रियाएं दो होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जब भी कभी भी आपको पूछे कि हमारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होती हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है ये कौन कौन सी होती हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, जैविक क्रियाओं के बारे में। बेटा जैविक क्रियाएं दो होती हैं। जैविक क्रियाएं दो तरीके की करते हैं हम दो तरीके की जैविक क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? एक होती है, आप बताते हो, वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन मतलब आवश्यक क्रियाएं, जो बहुत आवश्यक है, अगर नहीं करी तो मर जाएंगे। आवश्यक क्रियाएं, ठीक है, आवश्यक क्रियाएं। एक होती हैं आवश्यक क्रियाएं दोस्तों, और दूसरी होती हैं असेसरी, ठीक है। दूसरी हो जाती है असेसरी रिएक्शन, दूसरी हो जाती हैं असेसरी रिएक्शन, सहायक क्रियाएं। दूसरी हो जाती हैं सहायक क्रियाएं। तो ये दो तरीके की क्रियाएं होती हैं। एक होती हैं आप लोगों की वाइटल रिएक्शन, और एक होती है असेसरी रिएक्शन, सहायक क्रियाएं। मैम वाइटल कौन सी होती हैं? बेटा ऐसी क्रियाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, अगर आपने नहीं करी तो मर जाओगे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो हम कहते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जैविक क्रियाएं ज़रूरी हैं सनम। तो जैविक क्रियाओं में क्या होगा? आप लोगों का श्वसन तंत्र, फेफड़े खराब हुए तो मर लोगे भैया, बिल्कुल। तो आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है यही। रेस्पिरेशन पर बहुत बार प्रश्न आया है, PYQ है, आपको पूछा गया प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो हमारा श्वसन तंत्र है या हमारी श्वसन क्रिया है उसको दिमाग का कौन सा भाग कंट्रोल करता है। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं? MO के बारे में। MO बोले तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा हमारे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है ना। आगे हमारा परिसंचरण, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा परिसंचरण हो रहा है, सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन आपके शरीर में बंद हुआ तो भाई हम मर जाएंगे। तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? आप लोगों का मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मैम तीसरे नंबर पर पाचन तंत्र। पाचन तंत्र खराब हुआ, आपका अच्छे से पाचन नहीं हुआ, कंट्रोल लूज हुआ तो मर सकते हो। पाचन तंत्र दोस्तों, लीवर खराब हो जाएगा। डाइजेशन जो आपके शरीर में हो रहा है वो भी यही कर रहा होता है, ठीक है, डाइजेशन भी यहीं से होता है दोस्तों। समझ में आई ना बातें, है ना? चलो, तो भाई डाइजेशन भी आप लोगों का यही करवाता है। उत्सर्जन, बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बात।
उत्सर्जन यही कराता है। तो कहने का मतलब है कि भैया जितनी भी चीजें आपके शरीर में होती हैं, जितनी भी आप क्रियाएं करते हो जो आपके लिए जरूरी हैं, वो सब आपका मेड्यूला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल करता है, और ये सब आती हैं आवश्यक क्रियाओं में। और मैम आप बताएं सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो सहायक क्रियाओं में कौन कौन आता है भाई, आप लोग बताकर चलते हो। जैसे आपको आई हिचकी, इकप, इकप्स पेपर में पूछा गया है कि हमें जब हिचकी आती है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग इसको कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। आपको आ गई प्यारे बच्चे डकार, खाना खाकर क्या करते हो? डकार करते हो, बर्प। आपको आ गई डकार, बर्प, डकार मारते हो ना, तो कौन लाता है, कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। आपको छींक आ गई दोस्तों, छींक, है ना, आपको आई स्नीजिंग। आपको पूछता है पेपर में कि छींक जो है हमारे शरीर के अंदर ये सहायक क्रिया है, इसको मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? तो आपने कहा मेड्यूला ऑब्लिंगाटा। आपने खांसा प्यारे बच्चे, आपको आ गई खांसी, उहू उहू, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करा, आपको कफ हुआ, आपको खांसी आई, तो जो थोड़ी बहुत, एक खांसी तो होती है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया आए जा रही है, एक होती है नॉर्मली कई बार खांसी आ जाती है, आप खांस लेते हो, तो वो भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है, टाइम हो गया, लो भैया रिकॉर्डेड क्लास है भाई दीपेश, अब तो तसल्ली से बैठ जाओ और पढ़ लो, ठीक है ना। आगे आ जाओ, बात करते हैं। आगे आप लोगों से पूछे कि मैम और कौन कौन सी एक्टिविटी, वॉमिटिंग पर बहुत आता है बेटा, उल्टी पर बहुत पूछा जाता है, वॉमिटिंग, है ना। जो तुम्हें पढ़ाने लग जाए ना, या तुमसे बात ना करें, तुम्हारे कमेंट ना पढ़े, तो तुम्हारा एक और बीमारी है तुम्हारे अंदर, फिर तो ये लिखना शुरू कर दे तो रिकॉर्डिंग क्लास है भाई, रिकॉर्डेड क्लास है भाई, या तो तुमसे बात करते रहो यहाँ खड़े होके, या यहाँ पे तुम्हें पढ़ाओ मत। तो भैया बात करने से पेपर क्लियर नहीं होगा, पढ़ाने से होगा, सिलेबस टाइम से खत्म। और पढ़ाने दो या करो मुझे, ये जो आप छोटे छोटे ये जो तुम्हारी ट्रिक है ना, सारी समझती हूँ मैं। वॉमिटिंग, उल्टी, भाई बस में कई बार तुम जाते हो, पेट्रोल चढ़ जाता है, सर घूमता और उल्टी भड़ाक से मारते हो, तो जब पेट्रोल वगैरह की जो स्मेल होती है ना, कुछ बंदों के अंदर पेट्रोल की स्मेल से वगैरह से उल्टी आ जाती है, तो वो यही है जो ब्लॉक हो जाता है पेट्रोल वगैरह की स्मेल से, उसी से आपको उल्टी आती है दोस्तों, ठीक है, उसी से उल्टी आती है आप लोगों को। अब आपसे मैंने बहुत बार कहा है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को टेलीग्राम में मुझे टैग करिया करो, मैं उनका आंसर या उनको एक्सप्लेन करने की आपकी कोशिश करा करूंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से हमारे साथ हो बेटा, हम आपको एग्जाम क्लियर कराएंगे। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है जो रात को 8 से 10 के बीच खुलता है, आप उस पर उस क्वेश्चन को टैग कर सकते हो, हम आपको वहाँ चीज़ें समझा सकते हैं। अगर ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन हुआ तो उसको अगले दिन क्लास में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर आपकी हिचकी हो गई, डकार हो गई, छींक हो गई, खांसी हो गई दोस्तों, आपकी उल्टी हो गई, और बहुत सारी प्रक्रियाएं जो आप करते हो, जैसे उबासी आपको आती है, लास्ट है उबासी, ठीक है, उबासी, योइंग जो हम लोग करते हैं, मुंह फाड़ते हैं ना, जब हमें नींद सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब शरीर में ज्यादा हो जाता है तो तब हमें उबासी आती है, तो तब ये कंट्रोल ही करता है बेटा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई हैं बातें। चलो, तो अब हम चलते हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने टाइम हो गया है, और कल की क्लास में आगे की तरफ स्पाइनल कोड वगैरह जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और न्यूरॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार।